गुड सर मॉर्निंग। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का मैंने बताया कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हो सकता है और प्रेडिकेट कौन हो सकता है। हमने ये भी बताया था कि सब्जेक्ट वन वर्ड का भी हो सकता है और मोर देन वन वर्ड का भी होता है। सिमिलरली प्रेडिकेट में भी वैसे ही होता है। और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फॉर्म अ सेंटेंस। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर ही एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, है ना। तो उसमें एक हम स्ट्रक्चर बताए थे कि कोई भी सेंटेंस जो होगा उसका स्ट्रक्चर यह होगा: एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। देन इसमें हम समझ रहे थे कि जो ये सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के फर्स्ट में लिखा हुआ है। ये सब्जेक्ट के जगह पर, है ना, कोई भी हो सकता है। वन वर्ड भी हो सकता है या मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है। वन वर्ड या प्लस वन, यानी मोर देन लिख सकते हैं और मोर देन वन वर्ड। प्रेडिकेट में क्या बताया था कि प्रेडिकेट को वर्ब से हम अलग कर देते हैं। वर्ब प्लस अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट। वर्ब प्लस अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद जो भी वर्ड आएंगे वो, वर्ब के बाद जो भी एडिशनल वर्ड्स होते हैं, है ना, वे सारे ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड हो या कम्प्लीमेंट हो, वे सारा वर्ब के बाद प्रेडिकेट कहलाता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसन्स में हमने होमवर्क में डाला है कि वहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं होमवर्क की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या था, बोलेंगे बाबू। पहला क्वेश्चन बोलिए। रमेश ईट्स ब्रेड। रमेश ईट्स ब्रेड। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि रमेश एक नॉन है। पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी आइडेंटिफाई कर देंगे। और रमेश यहाँ पर नॉन है और ये सब्जेक्ट का स्थान लिया हुआ है, सब्जेक्ट के जगह पर ये काम कर रहा है। रमेश इट्स लिखा हुआ होगा यहाँ पर, इट्स, और ब्रेड लिखा होगा। ब्रेड के बारे में बाबू यहाँ थोड़ा सॉल्यूशन हो रहा है, तो सॉल्यूशन में ये देखेंगे कि प्रीवियस सॉल्यूशन जो क्लास में होमवर्क सॉल्यूशन हो रहा है, सॉल्यूशन में ये चीज देखेंगे, ये जो ब्रेड है, तो हमने कहा रमेश एक नॉन है और यहाँ जो ब्रेड है, ब्रेड यहाँ मैटेरियल नॉन है। ब्रेड मैटेरियल नॉन है जिसे हम अनकाउंटेबल नॉन भी कहते हैं। अनकाउंटेबल नॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो ओके। ब्रेड को कभी भी अनकाउंटेबल नॉन के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि यहाँ जैसे लिखा हुआ है रमेश इट्स ब्रेड, तो रमेश, उसके बाद इट्स, और बच्चे लोग जैसे एन एप्पल अ मैंगो लिखते हैं, उसी तरह यहाँ पर अ ब्रेड कर देते हैं। यदि हम आर्टिकल को भरने के लिए यहाँ देंगे तो रमेश इट्स अ ब्रेड, ऐसा कहना क्या होगा, गलत होगा। ब्रेड अनकाउंटेबल नॉन है, मेटेरियल नॉन है और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यदि हमें यहाँ पर लिखना है, इसको सिंगुलर बनाना है, तो ब्रेड को सिंगुलर और प्लूरल आप बना सकते हैं। तो ब्रेड को सिंगुलर बनाना है या प्लूरल बनाना है, तो हम इस प्रकार ब्रेड से करेंगे। यहाँ लिखेंगे अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड। यहाँ सर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सर राम। हमें अभी लिखना है क्या? नहीं, अभी सॉल्यूशन हो रहा है बाबू, पहले समझा रहे हैं। राम इट्स अ पीस ऑफ ब्रेड, ये हो गया क्लियर। यानी कि राम जब रमेश, रमेश है ना, तो रमेश यहाँ लिखेंगे रमेश इट्स अ पीस ऑफ ब्रेड। हम कभी भी अ ब्रेड का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि वो एक पीस ही खाया ब्रेड का? जब हम रोटी खाते हैं, जरूरी है कि एक ही रोटी खाते हैं, है ना, एक से ज्यादा भी खाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो, हाँ, भूख नहीं लगा हुआ रहता है तो एक ही रोटी खाते हैं, तो अब पीस ऑफ ब्रेड। अब कोई कोई बच्चा दो तीन चार खा जाता है ना, तो वहां पर उस जगह पर हम यहाँ इस तरह से नहीं लिखेंगे, अब ब्रेड कर लो इस तरह से, फोर थ्री फोर ब्रेड, इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। फोर ब्रेड, थ्री ब्रेड, इस प्रकार हम नहीं लिखते हैं, या ए एन ए का प्रयोग नहीं करते। हम जब भी लिखेंगे एक ब्रेड खाया, तो एक ब्रेड खाया तो उसमें हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, है ना, अ पीस ऑफ ब्रेड। अब कहना है क्या सर कि आप सिंगुलर में तो बता दिए कि एक रोटी खाया, यदि दो या तीन या चार के सेंस में खाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल में हम इसे कैसे बनाएंगे? यहाँ पर रमेश एट्स, अब चार पीस खाया, तो चार पीस खाया तो फोर
4 और यहाँ ये हो जाएगा पीसेज, 1 पीस, ए पीस, 4 पीस, 4 पीसेज। और ब्रेड में कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि वो प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो रमेश इट्स 4 पीसेज ऑफ ब्रेड। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ना कि इस प्रकार से। ठीक है, दैट क्लियर। जिनको सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा सॉल्यूशन देना है वो सॉल्यूशन में इसको लिख सकते हैं कि पहला, अब मेरा जो क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, तो मैंने बताया था, हाँ, यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट वाला होगा और वर्ब के बाद जो भी हो वर्ब, और वर्ब के बाद जो भी अदर वर्ड होगा वो प्रेडिकेट होगा। तो हमारा रमेश यहाँ सब्जेक्ट हो गया, तो ये हम सब्जेक्ट अंडरलाइन कर दिए, सब्जेक्ट लिख दिए। ठीक है, अब इट्स हमारा वर्ब है। यहाँ पर कुछ बच्चों को वर्ब से प्रॉब्लम था कि वर्ब कैसा होता है, किस टाइप के वर्ब होते हैं। वर्ब्स के काइंड्स हैं, जो कि सेंटेंस में यदि वर्ब आ रहा है तो यहाँ दो तरह के वर्ब्स आ सकते हैं। वे सारे वर्ब्स के वो भी हम देखेंगे, है ना। इसके सॉल्यूशन के जस्ट बाद हम वर्ब का थोड़ा सा चर्चा करेंगे और फिर सब्जेक्ट वर्ब को, है ना, खत्म करेंगे। इसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस में चलेंगे। तो ये हमने देखा, तो सब्जेक्ट यहाँ अलग हो गया, ये वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है इट्स। और इट्स और ब्रेड ये दोनों, देखिए यहाँ फुल स्टॉप है, तो इट्स और ब्रेड ये दोनों मिलकर आपका हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, ये हम मिटा रहे हैं यहाँ से, सर प्रेडिकेट। आप 1 more time समझा सकते हैं? ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। वर्ब को हटा देते हैं तो अच्छा लगेगा देखने में। ये प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। पहला वहाँ यहाँ हो गया, ये हम समझा रहे थे। ठीक है, तो क्या आप लोगों ने उतार लिया इसे? अब हमने यहाँ सर देख लिया कि आप सब्जेक्ट, 1 more time समझा सकते हैं? एक बार पहले देख रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन है सब्जेक्ट और वर्ब के प्रेडिकेट के बारे में। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जब हम बोल रहे हैं, तो किसी भी सेंटेंस में, जब कोई भी सेंटेंस, दिस इज अ काउ, दैट इज अ डॉग, या आई हैव अ कार, यू हैव अ न्यू हॉर्स, है ना, माय फादर हैज ए न्यू बाइक, इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस हो, या राम इट्स मैंगो, हाँ, शीला राइट्स अ लेटर, किसी भी प्रकार का सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के साथ साथ उसमें वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होता ही है। तो सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट में मिल जाता है तो वो सब्जेक्ट हो जाता है। और प्रेडिकेट जो हमें छांटना होता है, तो उसे अलग करने के लिए हम वर्ब से, यानी वर्ब प्लस अदर वर्ड, वर्ब प्लस अदर वर्ड जो भी रहता है वो प्रेडिकेट होता है। यही हमने समझाया था। और इसमें सोल्यूशन में पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, रमेश हमारा सब्जेक्ट की जगह पर है तो सब्जेक्ट लिख दिया। और यहाँ इट्स वर्ब है, काम यहाँ जो कर रहा है, वर्ब का मतलब क्रिया, जो काम करने वाला जो वर्ड है वो एक्शनल वर्ड होता है। यहाँ एक्शनल वर्ड क्या है? खाना। और खाना यानी ईट, ईट और ब्रेड ये दोनों हमारा प्रेडिकेट है, और हमने यहाँ पर बता दिया। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग हो गया। हमने ब्रेड के बारे में बताया, यदि हम ब्रेड यहाँ लिखते हैं तो कभी कभी इधर इधर भी कैन सी in any situation we can see that bread is an uncountable noun, and it is also known as material noun. तो material noun uncountable noun ही होता है। और before the bread we cannot use article a और an। ए और एन का प्रयोग हम ब्रेड के पहले नहीं करते हैं, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नॉन है। इफ द कंडीशन, यदि हमारे पास ऐसा कंडीशन आ जाए कि एक पीस ब्रेड खा रहे हैं और हम बोलना होगा कि मैं एक पीस ही खाऊंगा, मैं एक पीस रोटी खा रहा हूँ, हाँ, तो वहां पर एक पीस खाने के लिए वहां पर हम यूज कर सकते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड। अ पीस ऑफ ब्रेड का प्रयोग करेंगे, वो हमारा सही हो जाएगा। यदि डायरेक्टली हम यदि अ ब्रेड बोल देते हैं तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और यदि हम 4 रोटी खा रहे हैं, 3 रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं, तो वहाँ 3 ब्रेड्स या 4 ब्रेड्स इस प्रकार, है ना, क्योंकि ये तो होता नहीं है, इस प्रकार कहना गलत है। तो 3 ब्रेड्स 4 ब्रेड्स नहीं होता है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि एक पीस खा रहे हैं तो आप पीस ऑफ ब्रेड बोलेंगे, और यदि एक से ज्यादा खा रहे हैं तो वहाँ 2 पीसेज ऑफ या 3 पीसेज ऑफ, और सच एज यहाँ जो लिखा हुआ है रिटन एज 4 पीसेज ऑफ ब्रेड, इसका मतलब हुआ कि मैं 4 पीस रोटी खाता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार हम उसको सिंगुलर और तो सर मैं प्लूरल बना टॉयलेट। सकते हैं। यस यू मे। एंड ये सॉल्यूशन, पहला पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ। नौ तो नहीं लिखा हूँ। ठीक है, मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में आता हूँ। बाबू, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है सर, आप बोलेंगे? टेल मी द सेकंड नंबर क्वेश्चन। द ब्लैक एंड व्हाइट कैट ड्रंक द मिल्क। क्वेश्चन है द ब्लैक
black and white, the black and white cat, the black and white cat drank लिखे होंगे, ड्रैंक नहीं, ड्रैंक लिखाए होंगे ना बाबू, ड्रैंक द मिल्क। यस सर। ठीक है, यानी ड्रिंक जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म V2 फॉर्म में यहाँ पास्ट टेंस में दिया हुआ है। तो यहाँ देखना क्या है बाबू कि अब इसमें देखिए मोर देन वन वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाला में क्या देख रहे थे कि एक वर्ड का सब्जेक्ट, यहाँ यहाँ एक वर्ड का सब्जेक्ट दिया हुआ था। अब हम सेकंड नंबर में क्या देख रहे हैं, मोर देन वन वर्ड, यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट होगा ब्लैक भी है और कंजक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, एंड कंजक्शन है, एंड को हम कंजक्शन बोलते हैं, और कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है ब्लैक और व्हाइट कैट। एक एक ही बिल्ली है जो देखने में होती है ना, एक एक ही कैट है जो काला भी है और व्हाइट भी है, तो वो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। वो बिल्ली जो ब्लैक और व्हाइट में दिख रही है, वो बिल्ली क्या की, वो ड्रैंक का मतलब पी जाना, वो मिल्क को, दूध को पी गई। तो दूध को पी गई, और वह जो कैट थी वो कैसी थी, ब्लैक एंड व्हाइट, दो कलर की थी। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, पीने का काम कौन किया, पीने का काम कौन किया है, तो दूध पीने का काम कैट ने किया है। तो दूध पीने का काम कैट ने किया है, तो और वो कैट ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, दोनों कलर का है। वो उसमें जो बॉडी है, बॉडी का जो कलर है वो दोनों कलर का मिक्सचर है। तो ब्लैक एंड व्हाइट कैट, ये पूरा, ये जो कैट है इसके बारे में आ रहा है, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो ब्लैक एंड व्हाइट कैट हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो गया। और चूंकि प्रेडिकेट के लिए मैंने बार बार कह रहा हूँ कि वर्ब प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर ड्रिंक जो है ये हमारा वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पर ड्रिंक है, तो ड्रिंक मिल्क जो पूरा होगा यहाँ पर, ये पूरा हम यहाँ पर ड्रिंक मिल्क प्रेडिकेट को लिखेंगे। ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो सर जब तक किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब होता है तो उसमें सब्जेक्ट के आगे अगर वर्ब हो जाता है तो उसके आगे से अब प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। एक्सक्यूज मी सर। किसके आगे प्रेडिकेट ऐड हो जाता है, सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट हो गया, किसके आगे प्रेडिकेट ऐड होगा। एक्सक्यूज मी सर, मेरे को एक यस, डाउट था कि वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो ब्रेड है तो वो मटेरियल नाउन कैसे रहा, हम जबकि ब्रेड को काउंट कर सकते हैं ना। ब्रेड को हम काउंट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन का आंसर जो है, हमने कहा कि ब्रेड को हम कभी भी, है ना, काउंटेबल नहीं बल्कि इसे अनकाउंटेबल नॉन में लिखते हैं। सिमिलरली आपको याद होगा नॉन में पढ़ाया जाएगा कि ये जो मनी होता है, जो हम पैसा कहते हैं, मनी के मतलब पैसा, तो पैसा भी आपका अनकाउंटेबल नॉन है। हम पैसे को अनकाउंटेबल नॉन में रखते हैं, इसे भी अगणनीय संज्ञा है, और इसका मतलब हमारा ये भी मटेरियल नॉन में आता है। और जो ये मटेरियल नॉन में आ रहा है और अनकाउंटेबल है, ये भी नहीं गिना जा सकता है। तो आप क्या बोलते हैं, सर पैसा तो हम गिनते हैं, पैसा नहीं, वो करेंसी है, करेंसी का एक मूल्य है, एक वैल्यू दिया गया है, उस वैल्यू को हम गिनते हैं, ना कि मनी को। और मनी को अनकाउंटेबल नॉन में ही रखा जाता है। और यहाँ पर जो ब्रेड आपका क्वेश्चन है, ब्रेड जो होता है, पाव रोटी जो बोलते हैं, वो एक टुकड़ा होता है, क्योंकि ब्रेड बनता क्या चीज से है, ध्यान देंगे यहाँ, ब्रेड का जो निर्माण है, हम ब्रेड के बारे में बता रहे हैं। हम जब रोटी ब्रेड बनाते हैं तो हम फ्लोर से बनाते हैं, क्या चीज से बनाते हैं, फ्लोर से। फ्लोर का मतलब क्या होता है, आटा। जो हम घर में आटा देखते हैं वो आटा होता है, उसको हम फ्लोर बोलते हैं। और उस फ्लोर से ब्रेड का, है ना, फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फ्लोर होता है, ये आटा, क्या आटा को हम गिन सकते हैं बच्चों, क्या आटा को नो हम गिन सकते सर, हैं, नो सर, नो आटा, सर, दो आटा, नहीं, नो आटों को हम सर। गिन, आटा को गिन नहीं सकता है। और आटा को क्या किया जाता है, डो किया जाता है, DOUGH, डो किया जाता है, और डो विद वाटर, वाटर के साथ, है ना। तो हम वाटर को यदि आटा में, फ्लोर में पानी मिला करके डो कर दे, यानी उसको गूंथ दे, तो आटा, आटा में पानी मिलाकर को यदि गूंथ दिया जाता है, तो वो एक क्या बन जाता है ना, एक ढेर बन जाता है। और वह ढेर बन जाता है, उस ढेर से ही हम पीस को काटते हैं, क्या करते हैं, पीस को। अब जितना आटा हम बनाए वो अनकाउंटेबल है, वो आटा में पानी मिला दिए तो पानी भी अनकाउंटेबल है, वाटर को भी नहीं गिन सकते हैं, ना फ्लोर को गिन सकते हैं ना वाटर को गिन सकते हैं, दोनों अनकाउंटेबल है। दोनों को मिला करके आटा तैयार किया जाता है, आटा को गूंथ करके, और उससे, है ना, पीसेज ऑफ
बॉल निकालते हैं, उससे हम लोया निकालते हैं और तब जाकर के रोटी को बेलते हैं, तो वो पीसेज में गिनती आते हैं, कभी भी एक रोटी नहीं होता है। हम लोग क्या बोलते हैं कितने पीस खाएंगे बाबू, तो एक पीस रोटी खाएंगे, कितने पीस खाएंगे, तो दो पीस रोटी खाएंगे। इसलिए हम रोटी को अ ब्रेड या टू ब्रेड में नहीं बल्कि पीसेज में लिखते हैं। यदि आपको एक रोटी खानी है तो अ पीस ऑफ ब्रेड, और उससे ज्यादा खाना है तो टू पीसेज, थ्री पीसेज आप लिख सकते हैं। लेकिन ब्रेड में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रेड अनकाउंटेबल नॉन है, क्योंकि वो बनता ही है अनकाउंटेबल नॉन से। इधर क्लियर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे ब्लैक नॉट ब्लैक मैंने नहीं लिखा हूँ, मैं नहीं लिखा हूँ। ये भी ना, ये तो हो गया, ये तो हो गया होगा, ये मैं मिटा देता हूँ। अभी बहुत से कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं होमवर्क में? 11। लिडू फास्ट, तो थर्ड सॉल्यूशन हो और वन सॉल्यूशन हो सॉल्यूशन हो और आप तुरंत, हाँ तुरंत उसे राइट डाउन कर लेंगे क्योंकि फास्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं बाबू, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलिए। The ship sank in the deep sea. क्या, फिर से अगेन? The ship sank in the deep sea. Sank in the ship sank in the deep sea. फिर फिश बना तो आपको क्या हो गया? पापा को फोन करते हैं, रुको। देखिएगा बाबू, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमने बताया था, होमवर्क दिया था उसी समय मैंने बताया कि ये जो है वर्ब सिंक है, और सिंक का मतलब होता है डूबना। सिंक का मतलब क्या होता है? डूबना। जब कोई चीज पानी में डूब जाता है तो वो सिंक कहलाता है। ये डूबना होता है, और ये डूब गया, तो डूब गया यानी पास्ट में चला गया, तो ये कौन सा टेंस में है? पास्ट टेंस में है। तो सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया गया है। तो हम मान लें कि ये वर्ब है, तो ये वर्ब है, तो वर्ब हमारा क्या कहता है कि वर्ब से जो भी वर्ड रहेगा तो ये सारा वर्ड क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। तो वर्ब के बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये पूरा हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। विषय में मैं समझाता हूँ, ये प्रेडिकेट है। तो डूबा क्या, तो यदि कोई चीज डूब गया तो वो डूबा क्या? किसके बारे में मैं कह रहा हूँ? टॉक अबाउट या स्पोकन अबाउट समथिंग, किसके बारे में कहा जा रहा है? तो शिप के बारे में कहा जा रहा है कि शिप डूब गया। तो ये हमारा शिप जो है, द शिप, इस जहाज, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, और मैं इसे यहाँ सब्जेक्ट लिखूंगा, और फिर वर्ब के बाद प्रेडिकेट हो गया। सैंक इन द डीप सी, डीप सी का मतलब है कि गहरे समुद्र में। समुद्र स्टार्ट होता है किनारे से, तो किनारे से समुद्र क्या होता है? कम गहरा होता है। फिर जैसे जैसे हम समुद्र की ओर, गहराई की ओर जाने लगते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम लोग का पानी का स्तर क्या होता है? वो बढ़ते चला जाता है। और पानी का स्तर बढ़ते चला जाता है यानी वो सतह क्या होता है? ढाल होता है। और वह सतह समुद्र के, है ना, बीच में सेंटर में बहुत ज्यादा गहराई हो जाता है। तो जहां पर डीप सी था, जहां पर ज्यादा गहराई था, वहीं पर हमारा शिप क्या किया? डूब गया, है ना। तूफान आ गया होगा, स्टॉर्म आ गया होगा, तेज हवा होगी, जिसकी वजह से वो शिप डूब गया। जैसा कि पिछले क्लास में एक बच्चे बोले थे सर, टाइटेनिक जैसे डूब गया था। राइट, टाइटेनिक भी डूब गया था, लेकिन वो डूबा इसलिए बहुत बड़ा चट्टान से वो टकरा गया था। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, बोलेंगे बाबू। Sir, Ravi wants to say something. Ravi wants to say something, Ismail. ओके, रवि वांट्स टू से समथिंग, से समथिंग। इसमें भी आसान है, चलो थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। रवि यहाँ पर नाम है, और रवि कुछ भी काम जो कर रहा है, यहाँ पर चाहना वाला काम है, तो रवि चाह रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, और ये यहाँ वांट वर्ब हो गया, और वर्ब के साथ ये पूरा जो होगा ये हमारा वांट्स टू से समथिंग, ये पूरा हमारा यहाँ पर प्रेडिकेट होगा। रवि कुछ कहना चाहता है, इसका मतलब हो जाएगा रवि कुछ कहना चाहता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। The boy standing at the door is my cousin. The boy standing boy- at the door is my cousin. The boy standing at the door is my cousin. The boys Standing at standing, the door. At the door. Boy है. Is my cousin. the boy standing at the door, Is my cousin. cousin,
द बॉय समझ रहे हैं कि द बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन द बॉय के साथ साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। आप लोगों को हम बताएं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, और इसके बाद मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के भी टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट बताऊंगा, और उसके बाद है ना टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट में बताऊंगा। प्रेडिकेट यानी कि सब्जेक्ट के भी टाइप्स होते हैं और प्रेडिकेट के भी टाइप्स होते हैं, वो दोनों का चर्चा हम करेंगे। तो द बॉय, वह लड़का, वह लड़का जो क्या है, स्टैंडिंग एट द डोर, इसी के बारे में। डोर पर खड़ा है, तो स्टैंडिंग एट द डोर, जो डोर पर वो लड़का जो खड़ा है, तो द बॉय स्टैंडिंग एट द डोर। और यहाँ से देखो बीच में कहीं वर्ब नहीं है, स्टैंडिंग एट द डोर। इज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इज माई कजिन। इज माई कजिन हमारे यहाँ प्रेडिकेट है, पिछले क्लास में भी मैं बताया था। सर स्टैंडिंग वर्ब नहीं हो सकता? यहाँ पर स्टैंडिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये हुआ और वर्ब ये हो गया और अदर वर्ड माई कजिन हो गया। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, इस लड़के के बारे में ही कहा जा रहा है कि स्टैंडिंग एट द डोर। दरवाजे पर खड़ा लड़का, दरवाजे पर जो लड़का खड़ा है, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, इसको हम सिंगल वर्ड सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट, है ना, इस तरह का सिंपल सब्जेक्ट जो सिंगल वर्ड यूज करता है उसे सिंपल। कंपाउंड जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उसे कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है। इसमें ही मैं सर मेरे बताऊंगा। को एक डाउट है। बोलिए। ये जो डॉट है ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, हम देखते हैं। सर इज वर्ब है। पिछला लास्ट क्लास में तो मैं बताया था कि इस तरह का जो सब्जेक्ट होते हैं वो, स्टैंडिंग है एट, ना। सर और इसके स्टैंडिंग बाद एट द डोर स्टैंड्स तो वर्ब होगा ना? कैसे भर्व हो जाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर से ये भर्व, किसी, ये जो बॉय है, बॉय के बारे में पूरा कहा जा रहा है, ये सब्जेक्ट हमारा, और इसी सब्जेक्ट के बारे में पूरा कह रहा है स्टैंडिंग एट द डोर। और वर्ब यहाँ से इसका मेन वर्ब यहाँ क्या है, इज। और इज वर्ब स्टार्ट हो रहा है, तो इज से स्टार्ट हो हमेशा रहा है, तो वो प्रेडिकेट में हम वर्ब ही रहेगा। सर आई हैव अ डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉट को क्लियर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये सर द बताइए। मैन वेयरिंग ब्लैक शर्ट इज अब द आएंगे द thief. मैन, The द man मैन wearing the black wearing wearing black shirt. Black shirt बियरिंग ब्लैक शर्ट is the thief. इज सर ये तो the thief है। सर ये द is thief. थीफ है या इज द थीफ दिया हुआ सर the thief है। है, इज द थीफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन आया, हम बोले थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आदमी, यहाँ पर जो आदमी है उस आदमी, ये मॉडिफायर आ रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट के साथ मॉडिफाई, सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। ये नेक्स्ट अभी जो क्लास हम बताने वाले थे ना, इसी का क्लास चल रहा था टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट का, उसी में बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कैसे बढ़ रहा था। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ मॉडिफायर भी आ रहा है, तो सब्जेक्ट का ही मॉडिफायर है, सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, और इसका विशेषता बतला रहा है कि हम उस लड़के के बारे में कह रहे हैं जो डोर पर खड़ा है। यहाँ आदमी, अब आदमी वहां पर और भी होगा, वहां पर और भी आदमी होगा, लेकिन किस आदमी के बारे में कह रहे हैं कि चोर है। मान लिया जाए कि वहां पर दो चार आदमी है और हमको बोलना है कि वह चोर है, तो वह चोर है, तो वहां पर दो चार आदमी है, तो उसका कोई तो स्पेसिफिक पॉइंट होगा, कुछ तो ऐसा विशेषता होगा, उसमें हम मॉडिफाई करके बताएंगे कि या वह जो कैप पहने हुए है, वह जो ग्रीन शर्ट पहने हुए है, वह जो पैंट पहने हुए है, वह जो, है ना। तो इस प्रकार का कुछ, जैसे कि गेट पर खड़ा है, तो गेट पर वो खड़ा था, तो गेट पर उसको मॉडिफाई करने के लिए बताया, इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई किया तो वो सब्जेक्ट ही रहा। यहाँ पर मैन, उस आदमी को मॉडिफाई किया कि मैन बियरिंग ब्लैक शर्ट, वैसा आदमी, वह आदमी जो काला शर्ट पहने हुए है। आदमी भी वही है और शर्ट भी उसी का है, तो शर्ट को पहने हुए है तो आदमी वही है। शर्ट नहीं भी पहने रहता तो वो आदमी रहता, और आदमी है तो शर्ट पहने हुए है, तो किस कलर का है, तो ब्लैक शर्ट पहने हुए जो आदमी है वो पूरा सब्जेक्ट हुआ। ये इसके बारे में ही आया, पूरा सब्जेक्ट हो गया। और वो एक थीप है, वह एक चोर है, इज द थीप, यहाँ भी इससे अलग हो रहा है, वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो यहाँ पर हम इज द थीप प्रेडिकेट। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में आएंगे बाबू। Sir, the Ramayana is the holy book of the Hindus. द रामायण Is the holy book of the Hindus. होली बुक ऑफ द हिंदूज। सर मैंने क्वेश्चंस तो लिखे हैं, पर सर मैंने उल्टी पुल्टी जगह पे लिख दिए, जैसे कि मैंने वी वाला फर्स्ट में लिख दिया, तो सर इसमें ओके, कोई तो
नहीं है ना। जो क्वेश्चन आगे पीछे हो रहा है उससे पूरा क्वेश्चन होना चाहिए। हम सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन रहेगा और उसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो हम आगे पीछे चेक तो 1 बाय 1 ही हम चेक करेंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रामायणा तो हम समझ गए कि इज द, अब तो बता ही रहे हैं, इज यहाँ वर्ब आ गया, तो ये तो प्रेडिकेट हो गया ये पूरा। कि रामायण क्या है? पवित्र पुस्तक है। किसका? हिंदू लोग का। हिंदुओं का पवित्र पुस्तक क्या है? तो रामायण है। तो रामायण यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, इसे हम सब्जेक्ट में रखेंगे और एज के बाद यहाँ से ये प्रेडिकेट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बोलेंगे बाबू। सर नेक्स्ट है लास्ट मंथ Last month I bought a new cycle. ये समझना जरूरी है। लास्ट संडे क्या बोल रहा था? चाइना वाला Last क्वेश्चन month. बताइए। लास्ट month I bought a new cycle. आई बाउट A new cycle. अ न्यू साइकिल। तो यहाँ समझना है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वर्ब को ढूंढेंगे। पिछले क्लास में हम वर्ब पढ़ा ही देते, लेकिन अभी हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? तो ये यहाँ पर जो काम हो रहा है, तो आप यहाँ ढूंढ दीजिए कि सब कोई भी सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। काम ढूंढ लेंगे तो वहां से वर्ब का पता हमें चल जाएगा। तो बताओ इसमें काम क्या हुआ? खरीदने का काम हुआ। कौन सा काम हुआ? खरीदने का काम हुआ। साइकिल प्रेडिकेट होगा, लास्ट मंथ सब्जेक्ट। अभी मैंने पूरा नहीं बोला, अभी तो ये क्वेश्चन ही लिखा हूं मैंने और समझा रहा हूँ क्या कि इसमें काम क्या हुआ। यहाँ पर काम खरीदने का हुआ। तो खरीदने का काम हुआ, तो यहाँ जो बॉट लिखा हुआ है, तो खरीदना का होता है वाई। वाई का मतलब खरीदना। ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब है जो V1 फॉर्म में होता है। तो बाई का मतलब खरीदना हो गया, क्लियर है। इसी का पास्ट बना दिया क्योंकि मैंने खरीद लिया, वो काम खत्म हो गया खरीदने का। तो खरीदने का काम खत्म हो गया तो वो पास्ट बन गया। तो बाई का V2 फॉर्म पास्ट हो गया, है ना, बाउट। तो बाउट हमारा वर्ब हो गया, क्लियर है। तो खरीदा, क्या खरीदा? हमने बताया कि वर्ब के बाद पूरा। बाउट ए न्यू साइकिल। बाउट ए न्यू साइकिल ये हमारा प्रेडिकेट है। बाउट ए न्यू साइकिल ये मेरा प्रेडिकेट है। ये क्लियर हो गया? हाँ। तो ये प्रेडिकेट हमारा मिल गया। अब बच गया कि ये जो काम हुआ, ये खरीदने का काम किया किसने किया? तो खरीदने का काम किसने किया? तो लास्ट मंथ में तो किया नहीं। खरीदने का काम आई ने किया। तो आई ने खरीदने का काम किया, तो जो काम करता है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है। जो काम करता है, मैंने पहले ही क्लास में बताया है कि डूअर ऑफ एक्शन को ही सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ काम करने वाला कौन है? मैं। तो यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई सब्जेक्ट है और बाउट अ न्यू साइकिल प्रेडिकेट है। ये जो लास्ट मंथ है ये शुरू में रख दिया है, और ये लास्ट मंथ यहाँ भी आ सकता था, है ना। ये एडवर्बियल्स है, और एडवर्बियल्स पहले दे दिया या बाद में दे दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर लास्ट मंथ भी लास्ट में हो सकता था, साइकिल के बाद भी आ सकता था, इसलिए ये भी प्रेडिकेट में ही आता है। तो लास्ट मंथ और अ न्यू साइकिल प्रेडिकेट है, वर्ब से लेकर अबाउट अ न्यू साइकिल। लास्ट मंथ प्रेडिकेट है और आई हमारा सिर्फ सब्जेक्ट है। 9 नंबर। The film which you saw which you is saw yesterday is a hit. क्या फिर से बोलिएगा? The film which you saw yesterday is a hit. द स्टोरी। No sir, the film द फिल्म which you saw yesterday विच यू सॉ यस्टरडे is a hit. इज अ हिट। अब इसमें सभी लोग सोच रहे होंगे। अब देखिए हम एक बारे में बताएंगे इसमें कितने लोगों ने बनाया है। Sir, ये man. फिल्म जो है, ये जो फिल्म है जिसे तुमने देखा है, अब बोलेगा सर वर्ब इसमें है। तो ये वर्ब जो इसमें है ये अलग बता रहा है कि फिल्म के बारे में। ये जो फिल्म है, तो कौन सा फिल्म? तो ये मॉडिफाई कर रहा है। तो कौन सा फिल्म के बारे में? कि जो आपने कल देखा। जैसे गदर 2 अभी लगा हुआ है, तो गदर 2 को हम कल देख कर आएंगे और बोलेंगे कि फिल्म बहुत अच्छा था, फिल्म हिट था, फिल्म बहुत अच्छा था। तो फिल्म अच्छा था, हिट था, तो कौन सा फिल्म हिट था सर? तो जो मैंने कल देखा। जो मैंने कल देखा तो वो भी सब्जेक्ट ही है। तो जो मैंने कल देखा वो फिल्म हिट था। तो वही कह रहा है कि फिल्म जो हिट था, इज ए हिट हमारा प्रेडिकेट है। इज ए हिट प्रेडिकेट है।
और ये द फिल्म विच यू सॉ यस्टरडे, ये पूरा ये सब्जेक्ट है, क्योंकि फिल्म के बारे में ही बोल रहे हैं कि वो फिल्म जो कल देखा, तो कल देखा हुआ फिल्म जो है ना, वो हिट है। तो इज अ हिट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मेन वर्ब यहाँ पर काम कर रहा है। 10 नंबर बोलिए। सर द फिल्म कुछ को छोड़ देने का। कहाँ छोड़ देने का, हमने तो बताया द फिल्म विच यू सॉ यस्टरडे, ये पूरा सब्जेक्ट है, और उसके बाद इज अ हिट हमारा प्रेडिकेट है। द इसके फिल्म पहले इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, द बॉय स्टैंडिंग एट द गेट, द मैन बियरिंग ब्लैक शर्ट या व्हाइट शर्ट, उसी उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है ना, जो रिलेटिव पॉन से ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये रिलेटिव विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को, ये सब्जेक्ट को अदर वर्ड से जोड़ा, क्योंकि इससे ही रिलेट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे ही रिलेट करता है, ये फिल्म से ही रिलेट सारा वर्ड है, क्योंकि ये फिल्म के बारे में इससे आया है, तो ये रिलेट किया इस वर्ड से, संबंध बनाने के साथ साथ जोड़ा, इसलिए ये यहाँ पर विच रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, और वो सेंटेंस को जोड़ता है आने वाले शब्दों से, आने वाले शब्दों से जोड़ दिया, तो ये पूरा सब्जेक्ट बन गया, और इज से हमारा इसका प्रेडिकेट हो गया कि जो फिल्म देखा गया वो हिट है। 10 नंबर Lives of great men teach us how to live today. ये ठीक है, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन टीच है कि Teach, डाउट है, sir, teach us टीच us how to live today. अस हाउ टू लिव टुडे, टुडे है ना। Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ टीच का मतलब वर्ब यहाँ टीच है, टीच मीन्स का यहाँ पर टीच का मतलब सिखाना होता है, सिखाना, पढ़ाना नहीं बल्कि सिखाना। तो लाइव्स ऑफ यानी कहता है कि महान पुरुष जो थे, जो हमारे जो जो भी, जैसे महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, भगत सिंह, और भी जैसे महात्मा बुद्ध, है ना, जैन धर्म के महावीर, जो भी ज्ञानी पुरुष थे, महान पुरुष थे, बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, जो भी महान पुरुष थे, वे सारे महान पुरुष का जो जीवन, यहाँ कहने का मतलब है महान पुरुषों का जीवन, महान पुरुषों के जीवन, महान पुरुषों के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, महान पुरुष के जीवन टीचर्स हमें सिखाता है, क्या सिखाता है कि आज के दिन में हमें कैसे रहना चाहिए। यदि हम, जो भी देश में महान हुए, जो भी इस धरती पर अपना नाम को कमाए और महान व्यक्ति हुए, वो यहाँ महान व्यक्ति का जो जीवन है, उनका जो जीवनी है, किसी भी व्यक्ति का जो जीवनी होता है वो बायोग्राफी कहलाता है, बायोग्राफी है ना, उस वो बायोग्राफी हमें सिखाता है कि आज के डेट में हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे हमें इस धरती पर रहना चाहिए। 11 नंबर The लास्ट next क्वेश्चन, question नहीं है. बोले थे ना 11 क्वेश्चन। सब्जेक्ट होगा। The train has not came yet. अच्छा, द ट्रेन हैज, द सर ट्रेन, लाइफ ऑफ ग्रेट मैन सब्जेक्ट होगा और टीच अस हाउ टू लिव। हाँ ये पूरा, Not came yet. ये प्रेडिकेट है, तो जान ही रहे हैं कि ये प्रेडिकेट, जब वर्ब हम अलग कर दिए तो वर्ब अलग हो गया, तो ये प्रेडिकेट हो गया पूरा, और लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसको सब्जेक्ट लिख दीजिएगा यहाँ, सब्जेक्ट। द ट्रेन हैज नॉट कम एट, यही है ना, इसका मतलब हुआ है कि गाड़ी अभी तक नहीं आया है, एट का मतलब होता है अब तक, तो ये जो ट्रेन है को क्या नहीं आया, ट्रेन, ट्रेन हमारा सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ हैज वर्ब, वर्ब ये भी है, कम भी वर्ब आपको दिख रहा है, और हैज भी वर्ब भी है, इसी का चर्चा भी करेंगे। हैज नॉट कम एट, तो यहाँ से पहला वर्ब जो होता है वही से प्रेडिकेट होता है, यहाँ से ये प्रेडिकेट हो गया, और ये ट्रेन सब्जेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर, सोल्यूशन लास्ट हो गया, किसी को कुछ कहना है, Sir, I have a doubt. बोलिए। सर आपने कहा था कि जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है. सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, सर जैसे आपने यहाँ कहा देखिए, था. यहाँ बीच में दिख रहा है ना,
यहाँ बीच में दिख रहा है, सेंटेंस सर लास्ट में भी जैसे दिख सकता है। कि हमारा फर्स्ट वाला था रमेश ईट्स ब्रेड, तो सर द ब्रेड सारा साइड सेंटेंस, सारा सर सेंटेंस का सर साइड सेंटेंस, वन सेकेंड, सेंटेंस का रूल क्या है? पहले आप फंडामेंटल जड़ पकड़िए, एस भी ओ, हमेशा सब्जेक्ट पहले होता है। इन स्पेशल कंडीशन, एक स्पेशल कंडीशन में हम यदि बात करें कि हमारे भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया, तो भारत के लोग क्या है? मेहनती हैं, लेबोरियस है, और सभी के पास हाथ पैर है, सभी के पास, ऑलमोस्ट सभी के पास। तो जिसके पास नहीं है, एक्सेप्शन में जिनके पास नहीं है, तो वो क्या कहला रहे हैं? एबनॉर्मल कहला रहे हैं। तो एबनॉर्मल तो सब नहीं हो सकते हैं, एबनॉर्मल कुछ हो सकते हैं, और मोस्टली जो अधिकांश हैं वो परफेक्ट हैं और फिट हैं, तो वो नॉर्मल हैं। एबनॉर्मल जो होंगे वे एबनॉर्मल तो कुछ ही होंगे। उसी प्रकार से कुछ ऐसा सेंटेंस है, कुछ स्पेशल कंडीशन में वो स्टोरी या पैराग्राफ में कहीं पर आएगा, तो मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए, ये सब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है। सर मुझे एक सेंटेंस पता है, बोलिए। ब्रेड इज ईटन बाय रमेश। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ब्रेड हो जाता है अब। सर रमेश नहीं हो? रमेश तो वो एजेंट में बन गया ना, ब्रेड को खाया गया। डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द टॉपिक एक्शन बन होता गया। है, वॉइस वॉइस में डायरेक्ट चले गए। चलिए, आज का क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। हम बार बार देख रहे थे, सॉरी, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, और इसमें हम एक चीज कॉमन देख रहे थे, वर्ब, और कह रहे थे कि वर्ब है, वर्ब के बाद वो सारा प्रेडिकेट है। तो वर्ब के बारे में शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर जानेंगे कि वर्ब जो है, जिसे हम क्रिया कहते हैं हिंदी में, क्रिया यानी काम, क्रिया का मतलब काम, एक्शनल वर्ड सर हमें कहलाता इसे है। लिखना है क्या? ऐसे लिखना है बाबू। तो ये जो वर्ब है, जो सेंटेंस में बार बार आ रहा है, जो हम बोल रहे थे सब्जेक्ट और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ब जो आ रहा है, ये दो हो सकते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। तो इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम जान जाते हैं, जो पहले आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और मेन वर्ब बाद में आता है, तो हेल्पिंग वर्ब से ही प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ वर्ब के बारे में जान रहे हैं, तो वर्ब क्या हमने बोला था, अभी हम वर्ब का चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे। यहाँ सिर्फ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए थोड़ा सा यहाँ बता रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होता है, एक होता है वर्ब का, ये वर्ब बोले तो जो भी वर्ब है, यदि हम बात करें तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में टोटल 24, सॉरी यहाँ नहीं, हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। सेंटेंस में इस तरह से स्ट्रक्चर हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट मेन वर्ब आ सकता है, या दूसरा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तब मेन वर्ब। ठीक है। तो कंडीशन एक कि मेन वर्ब पहले आ गया, और कंडीशन टू कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और मेन वर्ब बाद में आता है। कंडीशन थ्री, सब्जेक्ट प्लस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट यानी कि इसमें सिंगल सिंगल हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें मेन वर्ब होता ही नहीं है। तो सेंटेंस कहता है कि, बात यह कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में एक वर्ब हो, यदि किसी सेंटेंस में एक वर्ब हो, तो देखिए यहाँ भी एक वर्ब है और यहाँ भी सर एक आपने वर्ब जो है। साइड में लिखा है अभी उसको लिखना है। यस, लिखना है। ये भी एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है, लेकिन यहाँ सेकंड में, 2 नंबर में, सेकंड नंबर में मैं दो दो वर्ब लिख रहा हूँ, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब लिख रहा हूँ। तो वर्ब हमारा दो टाइप का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मेन वर्ब हमारा जो है, कहता क्या है कि सेंटेंस में, तो ये तो सिर्फ भी लिखा हुआ है यानी वर्ब, तो वर्ब तो कोई भी हो सकता है। तो कहता क्या है सेंटेंस, कि एक ही सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में एक मेन वर्ब का होना आवश्यक है। बिना मेन वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता है। यदि सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। अब जैसा कि सर, यहाँ आप एक वर्ब लिखे, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लिखे जरूर है बाबू, ध्यान में रखना इसको। यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखे जरूर है और ये हेल्पिंग वर्ब ही यहाँ पर आएगा, लेकिन ये वर्क जो करेगा वो मेन वर्ब का करेगा। वो क्या चीज का करेगा? मेन वर्ब का करेगा, क्योंकि सेंटेंस क्या कहता है? वर्क एज मेन वर्ब। वर्क कैसे करेगा? मेन वर्ब जैसा करेगा। यदि सिंगल हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो वो हम सेंटेंस के जरिए आपको बताएंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसे और भी हम किसी नाम से जानते हैं, जैसे इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी,
ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं मेन वर्ब को। क्या लिखा है कहाँ पर? सर? सर सबसे ऊपर में आपने हेल्पिंग के बाद क्या लिखा है? ये वाला? नो सर, आपने वहां जहाँ पे आपने वो लिखा है। यस सर। हेल्पिंग वर्ब हो गया और मेन वर्ब हो गया। वर्ब के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये वर्ब भी होगा। तो हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। इसको हम सहायक क्रिया और इसे मैं प्रधान यानी मुख्य मुख्य क्रिया कहा जाता है। ये मुख्य क्रिया कहने का मतलब है किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया का होना बहुत ही जरूरी है। और मुख्य क्रिया साधारण लिखा है। अब कह रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्प है क्या कहाँ पर? वो साधारण क्रिया लिखा है। हम नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। ये सहायक सहायक क्रिया लिखा हुआ देखिए। सहायक का मतलब क्या होता है? सहारा देने वाला। और सहारा हेल्प का मतलब क्या होता है? सहारा देना, मदद करना। हेल्प का मतलब मदद करना, सहारा। तो इसलिए ये सहारा देता है, इसलिए इसको सहायक बोलते हैं। सहायक क्रिया ये किसको सहायता करता है? तो मुख्य वर्ग यानी कि मेन वर्ग को सहायता करता है। यहाँ देखिए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आया है तो ये हेल्पिंग वर्ब किसको सहायता करने के लिए आया है? मेन वर्ब को सहायता करने के लिए आया है। तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा प्रिंसिपल वर्ब को सहायता करता है यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है। यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, जैसे यहाँ पर, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी मेन वर्ब अदर कोई वर्ब नहीं है, यहाँ सिंगल हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो किसको सहायता करने के लिए आया है? तो किसी को नहीं। देखा कि मेन वर्ब नहीं है, इसको हम इस तरह से कहानी से समझेंगे। ये है छोटा भाई और ये है बड़ा भाई। तो छोटा भाई, बड़ा भाई, बड़ा भाई तो मुख्य, जो बड़ा भाई मेन होता है, तो बड़ा भाई मेन होगा तो बड़ा भाई मेन वर्ब कहलाया। छोटा भाई जो होता है वो बोलता है मैं आपका हेल्प करूंगा। आप रामायण में देखे होंगे कि राम बड़े भाई थे और राम बड़े भाई थे तो राम का हेल्प कौन करता था? तो उनका छोटा भाई लक्ष्मण करता था। तो छोटा भाई जो है वो राम का, यानी कि जो उनके भाई, जो बड़े भाई थे, उनका वो सहायता करते थे और साथ में हमेशा रहते थे। तो छोटा भाई हमेशा सहायता करता है बड़ा भाई का। यदि बड़ा भाई ना हो, यदि बड़ा भाई ना हो, सर प्लीज एब्सेंट है, हाँ बड़ा भाई कहीं चला गया, तो बड़ा भाई के एब्सेंस में यदि उस जगह पर बड़ा भाई नहीं है तो ये जो छोटा भाई होगा वो छोटा भाई बड़ा भाई का रोल अपना लेगा। कहेगा क्या? कोई आया और कहा कि हाँ भैया नहीं है, यानी मेन वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब क्या कहेगा? मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरे भैया नहीं है, लेकिन उनका काम मैं कर रहा हूँ, उनका काम मैं कर रहा हूँ। यानी सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब सिंगल आया है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है और उसमें उसका मेन वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब नहीं रहने पर हेल्पिंग वर्ब कहता है कि मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन सेंटेंस में यदि अकेला हूँ तो मैं बड़ा भाई का भी काम करता हूँ। यानी वर्क्स एज मेन वर्ब। यानी सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब सिंगल आता है, तो सिंगल जैसे इज है, मार कोई भी, और सिंगल और उसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, तो वो मेन वर्ब का काम करता है। यही मैंने समझाया। तो अब यहाँ सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का हेल्प करता है। यहाँ जो मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब है बाबू, ये इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनलिमिटेड है। नए नए वर्ड्स हमेशा बनते हैं, तो मेन वर्ब अनलिमिटेड है, असीमित है ना? इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट आप बोल सकते हो। जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो रीड, राइट, ठीक है, टू लगाएंगे आगे। टू रीड, टू राइट, टू प्ले, टू गो, टू डांस, टू जम्प, टू सी, टू लुक। इस प्रकार से ये जो वर्ब हैं काम करने वाले, ये एक्शनल एक्शनल वर्ब कहलाते इंफिनिटी होगा ना सर? अनलिमिटेड का मतलब? अनलिमिटेड का मतलब असीमित, जिसको हम, इसका कोई सीमित सीमा नहीं है कि वर्ब कहाँ तक होगा। तो मेन वर्ब जो होता है वो इन्फिनाइट लिखिए ना आप, अनलिमिटेड नहीं लिखिए। सर असीमित ये बना बहुत ले। सारा है, हाँ गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर टू रीड, टू हमने लगा रहा है क्योंकि कोई भी जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा टू लगा के आएगा।
जिससे हम पता चल जाता है कि इसका मतलब रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना, प्ले मीन्स खेलना, गो मीन्स है ना जाना, डांस मीन्स नाचना, और जंप मीन्स कूदना, और सी मीन्स देखना। इस प्रकार के ये मेन वर्ब है जिसको एक्शनल वर्ड्स भी कहते हैं, है ना। अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब में, उसको तो गिन नहीं सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब बाबू दो प्रकार का होता है। हेल्पिंग वर्ब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो क्या क्या होते हैं? तो सिंपल ऑक्सिलरीज, सिंपल ऑक्सिलरीज, सिंपल ऑक्सिलरीज, और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज। दोनों लिखना। दोनों हेल्पिंग वर्ब में ही आते हैं। सिंपल ऑक्सिलरीज भी हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, और मॉडल ऑक्सिलरीज भी हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। ये दोनों वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब ही कहलाता है। ठीक है। हेल्पिंग तो है कौन कौन बाबू? तो आप कहता है यहाँ पर है कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है। इंग्लिश ग्रामर में, हमारे इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है। या हम ऑक्सिलरी वर्ब का बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब का जो संख्या है वो 24 है। तो सिंपल ऑक्सिलरीज जो है कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं टू बी फैमिली से। टू बी फैमिली से कौन कौन आएगा? तो टू बी फैमिली से बाबू हैं इज, एम, आर, वाज, वर। ये सभी आपका टू बी फैमिली से आते हैं। फिर देखिए टू हैव फैमिली से, सबका अलग फैमिली है। टू, ये सभी टू भी हेल्पिंग वर्ब है, टू हैव भी हेल्पिंग वर्ब है। तो सर टू टू भी हैव है। से जो आएंगे हैज, हैव और हैड। यदि सिंगल है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पर टू डू फैमिली से आएंगे। टू डू यहाँ जो आ रहा है ये भी हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, और मेन दोनों करता है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए टू डू का मतलब है डू, डज, डिड। ये हमने देखा यहाँ पर डू डज, माइनस लिखेंगे, डू, डज, डिड। ठीक है। ये इतना जो हमने लिखा, ये आप गिनिएगा तो 11 हो जाएगा। 11 सिंपल ऑक्सिलरीज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हमारा। सर आपने टू भी लिखा है ना? सर टू बी के नीचे और उसके और नीचे। टू बी के नीचे टू हैव है, फिर टू डू है। यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर किसके अंतर्गत में आते हैं? इसका एक जो होता है मेन यूनिट, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये पूरा टू बी फैमिली से आता है। सबके घर में फैमिली है तो सब फैमिली का एक अलग अलग नाम होता है, जैसे सिन्हा निवास, कुंज निवास, है ना। तो इस तो तरह से प्लीज फाइंड। सब सब फैमिली का अलग अलग नाम है। तो ये टू बी फैमिली से आता है, टू हैव फैमिली से 3, टू डू फैमिली से 3। तो ये टोटल आपका 11। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं, ये 11 होंगे। तो आपका मॉडल्स 13 होगा। मॉडल्स को भी देख लेते हैं। ये मॉडल्स 13, तो मॉडल्स 13 कौन कौन होगा देखते हैं बाबू। शैल विल तो पहले आएगा। शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, लिखेगा 13 होगा बाबू। मे, माइट। मे, माइट। ठीक है। ऑट टू एक होता है, ऑट टू, ये हो गया ऑट टू। फिर आपका होगा बाबू डेयर, फिर होगा नीड, फिर होगा यूज टू। इसका भी प्रयोग देखते हो, यूज ऑफ मॉडल्स। यूज ऑफ मॉडल्स चैप्टर है, ठीक है ना, ये चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा बाद में। यूज टू देखिए तो कितना होगा वो। देखो मस्ट, हम यहाँ एक मस्ट भी लिखेंगे। 13 हो गया। 13 मॉडल्स, 13 मॉडल्स और 11 सिंपल ऑक्सिलरीज, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और सेंटेंस में कहीं भी ये सभी आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। यदि वो हेल्प मेन वर्ब यदि उसमें नहीं है तो, यदि मेन वर्ब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, और यदि मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा, क्योंकि वो मेन वर्ब का काम आप लोग उतारेंगे। सर टाइम ओवर हो गया। उतार लिए? अभी ये और तो चलेगा ये सर सब्जेक्ट। 900 और आधा घंटा बचा। जल्दी से उतारिए।
आधा घंटा नहीं 27 मिनट बचा है। लास्ट में क्या लिखा घंटा मिनट आप लोग नहीं देखे, आप लोग जल्दी से उतारे। सर? डेट के बाजू में क्या लिखा है? 10 के बाजू में इसके बाद सर 10 टू डू के पहले क्या लिखा है? माइट के टू बाद टू डू के पहले ये वाला बात कर रहे हैं, तो ये टू हैव है, हैव नहीं पढ़े हो ना, वही ना हैव है, के हैज बाद हैड। लिखा है। माइट के बाद ध्यान रखो, माइट ऑट टू, OUGHT, ऑट। सर आपने सैल के बाद क्या लिखा है? कहाँ पर? सैल, सैल के बाद बिल। देखिएगा बाबू, सैल, बिल, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, ऑट, डेयर, नीड, यूज टू, ये सब तो दिख रहा होगा। सर सर आप अपना कमेंट से कीजिए ना। क्या बाबू? सर थोड़ा कमेंट से कीजिए। हे भगवान। सर कमेंट से कीजिए ना। यहाँ दिख रहा नहीं? यहाँ तक, यहाँ तक है ना? सर थोड़ा नीचे, सर थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा, सर नीचे। ग्रुप सर में भेज दिए राजनंदिनी बाबू, थोड़ा देख कर लिख लीजिए। यस सर। लैपटॉप से कर रही हो राजनंदिनी? यस सर। अच्छा लिख लेना, ये मैंने 4 लाइन छोड़ दीजिए, अब लिख लीजिएगा बाद में, ग्रुप में भेज दिए। सर अब सैल बिल वाला मत मिटाइए। ठीक है बाबू, इतना ही रहेगा, इतना काम हो जाएगा मेरा। हमने कहा टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के कितने टाइप होंगे? सिंपल सब्जेक्ट, सर ये डी ठीक है। हमने देखा सिंपल सब्जेक्ट, आप लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट को लिखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सर डन सर। डन सर। इसलिए और तीसरा होगा बाबू कंप्लीट तो सब्जेक्ट। सेकंड में क्या है? कंपाउंड। हाँ, कंपाउंड, कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, और थर्ड में है कंप्लीट सब्जेक्ट। सिमिलरली आप उसी प्रकार ये करेंगे, डन सर। टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट में भी इसी प्रकार लिखेंगे। कितने प्रकार के होते हैं प्रेडिकेट और सब्जेक्ट? टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट में वैसे ही लिखेंगे बाबू, सिंपल प्रेडिकेट, सर क्लास कब खत्म होगी? मेरे को ड्राइंग जाना है। बस खत्म हो जाएगी, अभी होमवर्क दे देंगे उसके बाद। सिंपल प्रेडिकेट, फिर कंपाउंड प्रेडिकेट, और थर्ड में बाबू कंप्लीट प्रेडिकेट। तो ये तीनों प्रेडिकेट को अब हम ऐसे तो जान ही गए हैं, एग्जाम्पल तो मिल ही गया है ना? तो इसे हम 2 मिनट में इसे समझा देते हैं, ये आपका क्लियर हो जाएगा। सिंपल सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सिंपल सब्जेक्ट क्या है? तो फर्स्ट में तो सिंपल सब्जेक्ट हैज
सिंपल सब्जेक्ट हैज ओनली वन वर्ड, यानी बस बार बार बोल रहा था ना मैं कि एक शब्द का सब्जेक्ट एक शब्द का भी होता है और एक से ज्यादा भी। यदि एक शब्द का सब्जेक्ट है तो उसे सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं, उसे सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जांपल तो आप देख ही लेंगे, जैसे हमने बोला था रवि प्लेज क्रिकेट। रवि प्लेज क्रिकेट में हमारा सब्जेक्ट सिर्फ यहाँ रवि है, तो रवि यहाँ पर ये सर आप ओनली वन वर्ड कंप्लीट क्या फिर से बोलिए, सिंपल सब्जेक्ट हैज ओनली वन वर्ड। लिखना है। हाँ, फिर 2 में देखिए कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है, तो कंपाउंड सब्जेक्ट मैं लिखा हैज मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड। यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट में एक, यदि एक वर्ड का है तो सिंपल सब्जेक्ट, यदि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा शब्द है तो वो आपका, जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं रवि एंड श्याम, है ना, ज्वाइंड बाई एंड, यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ज्वाइंड बाई अ कंजक्शन, कंजक्शन के साथ रहेगा सब्जेक्ट और बस कंजंक्शन। 3 ही टाइप होते हैं क्या? हाँ, 3 टाइप का, अभी बताया ना, सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट वैसा सब्जेक्ट जो एक से ज्यादा शब्द होता है और वो कंजक्शन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो जैसे रवि और यहाँ एंड कंजक्शन, और श्याम और टाइप्स ऑफ क्लोज फ्रेंड्स। यहाँ बाबू ये जो रवि एंड श्याम है ये कंपाउंड सब्जेक्ट हैं, और आर क्लोज फ्रेंड्स यहाँ पर ये प्रेडिकेट है। साइड ठीक है, और लास्ट में जो आपका है 3rd नंबर, कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट किसको कहते हैं ये देखेंगे। तो कंप्लीट सब्जेक्ट भी होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट विद ए मॉडिफायर। यानी मॉडिफायर क्या होता है, विशेषता बताने वाला। अभी हम बोल रहे थे किसी किसी सब्जेक्ट का विशेषता बतलाना, तो विशेषता बतलाने वाला यदि कोई शब्द के साथ सब्जेक्ट रहेगा, वैसा सब्जेक्ट जो विशेषता बतलाने वाले शब्द के साथ रहेगा वही मॉडिफायर होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखाया था, आपको याद होगा, हमने लिखाया था द ब्लैक एंड वाइट कैट ड्रैंक द मिल्क, ये हमने दिया था, ड्रैंक द मिल्क। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कैट है, यहाँ पर दूध पीने का काम किसने किया, कैट ने। और यह कैट कैसा है, तो इसको मॉडिफाई उस कैट के बारे में बता रहा है कि वो व्हाइट भी है और ब्लैक भी है, तो व्हाइट और ब्लैक ये जो जोड़ दिया, ये आपका मॉडिफाई कर दिया इस कैट को। तो कैट के साथ मॉडिफायर है, मॉडिफायर के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर सिंगल है, कैट एक ही को है, एक ही कैट के बारे में बोल रहा है, और वो मॉडिफाई किया तो मॉडिफायर लगा हुआ है, विशेषता बतलाने वाला वर्ड लगा हुआ है, कैट और व्हाइट, तो ये मॉडिफायर के साथ साथ रहा, तो वो कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाएगा। इसका हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, द सर आप ओल्ड होमवर्क कब देंगे? मैन वाज क्रॉसिंग द रोड, और साइड एन लिखेंगे, एन ओल्ड मैन। तो यहाँ पर देखिए, मैन आपका सब्जेक्ट है, रोड को कौन क्रॉस कर रहा था, तो रोड को एक आदमी क्रॉस कर रहा था, तो वो आदमी कैसा है, वो आदमी बूढ़ा है, उस आदमी के बारे में बोल रहा है, वो आदमी वयस्क है, वो आदमी वृद्ध है, ओल्ड है ना। तो ओल्ड है, यहाँ पर मैन के लिए ओल्ड आया, तो मैन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसका विशेषता बतला रहा है कि वो आदमी कैसा है। तो आदमी के पहले आ गया, पहले आकर के उसको मॉडिफाई किया, ये मॉडिफायर के साथ हो गया, इसलिए एन ओल्ड मैन, सिंगल वर्ड तो है नहीं, 1 2 3 वर्ड है इसमें, लेकिन ये ओल्ड क्या है, मॉडिफाई का काम कर रहा है, यहाँ पर विशेषता बतला रहा है मैन का, तो इस मैन के लिए ओल्ड आया है। एन ओल्ड मैन जो है ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये मॉडिफायर के साथ आया है। ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये आज हमने बताया कि टाइप्स ऑफ कंप्लीट में कौन कौन से, हाँ, सब्जेक्ट हो सकते हैं। यदि एक वर्ड का है तो क्या कहलाएगा, मोर देन वन है, एक से ज्यादा है और कंजक्शन से जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा, यदि
यदि मॉडिफायर के साथ आ रहा है तो मॉडिफायर के साथ, हमने एग्जांपल में भी दिया था और होमवर्क में भी, तो मॉडिफायर के साथ जो सब्जेक्ट आएगा तो उसको क्या कहेंगे, वो कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है। और जो नेक्स्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो होमवर्क है बाबू, वो आपको व्हाट्सएप पर आज भेज दिया जाएगा सबके व्हाट्सएप। हाँ, तो मैं उसे व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में भेज देता हूँ, वो सर आपको सभी को भेज देंगे। जो आज का होमवर्क रहेगा वो होमवर्क हम भेज देते हैं, और जो उतारना है बाकी सब बच्चे उतार ले। ठीक है, इट्स ओके। यस सर। यस सर। सबने उतार लिया? नो सर। ठीक है, आप लोग उतारिए और होमवर्क मैं भेज दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क को प्लीज साइड। सर हमें अभी जो आपने ये सब लिखा है फेयर भी भेजना है होमवर्क के साथ। क्या चीज लिखना है? सर हमें फेयर भी भेजना है ना होमवर्क के साथ, जो भी आपने लिखा हाँ, है सर। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आप बुक में हमें पढ़ोगे। पहले वाला होमवर्क हाँ, भेजना है। पहले वाला होमवर्क भेज दीजिएगा बाबू, वो चेक करके हम आपको भेज देंगे। और आज का होमवर्क फिर नेक्स्ट टाइम, मतलब कभी भी कल या परसों तक भेज देंगे। और पिछला जो वर्क मिला है उसका आज आप सेंड कर दोगे, और जो आज देंगे उसको आप कल तक सेंड कर सकते हो। सर आपका बोर्ड ब्लर आ रहा है। क्या हो रहा है बाबू? सर बोर्ड थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। हाँ, यहाँ पर आप ये भी देखिए कि प्रेडिकेट में भी वही टाइप है, सिंपल सर प्लीज प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट और कंप्लीट प्रेडिकेट। इसका डेफिनेशन आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये हम डाल रहे हैं होमवर्क में। मैंने जिस तरह सब्जेक्ट का बताया, यदि सब्जेक्ट एक वर्ड का है, एक वर्ड का सब्जेक्ट रहेगा तो ये सिंपल सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ आप समझिए, सिंपल प्रेडिकेट किसको कहेंगे? यदि जिस सेंटेंस में, हम एक सेंटेंस दे देते हैं, दिस सेंटेंस में द सेंटेंस हैविंग ओनली वन वर्ब, यदि सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक वर्ब हो, सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक वर्ब हो, वो आपका सिंपल प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल प्रेडिकेट का। हाँ, जैसे यहाँ पर राम इट्स, इसके बाद कुछ नहीं है, सिंगल वर्ब है, इसके बाद कुछ नहीं है। जैसे सीता सिंग, यहाँ सीता स्लिप्स, सोती है, सीता स्लिप्स, यहाँ सिर्फ सिंगल वर्ब है। जब एक वर्ब आ रहा है तो वो सिंपल प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट, तो कंपाउंड प्रेडिकेट वो हो जाएगा कि द सेंटेंस हैविंग मोर देन वन वर्ब, मोर देन यानी एक से ज्यादा वर्ब आएगा। प्रेडिकेट में एक से ज्यादा वर्ब रहे और कंजक्शन से जुड़ा रहे, जैसा कि हम बताए हैं, और कंजक्शन से जुड़ा रहे, कंजक्शन से जुड़ा रहेगा, एक से ज्यादा वर्ब रहेगा, वो कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाएगा। थर्ड में कंप्लीट प्रेडिकेट है। कंप्लीट प्रेडिकेट वैसा प्रेडिकेट होगा जिसमें प्रेडिकेट को मॉडिफाई किया जाएगा, मॉडिफाई वर्ब आएगा और उस वर्ब को क्या किया जाएगा, मॉडिफाई। जिस प्रकार यहाँ हम सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते थे, वहीं वो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए किया जाएगा। तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट प्रेडिकेट। और कंपाउंड प्रेडिकेट कहला रहा है कैसे, जब एक से ज्यादा वर्ब आएंगे एंड के साथ। ठीक है, सिंपल तो मैं समझा ही दिया हूँ। ओके, हेलो, यस यस सर। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल, वेलकम सर। बाय सर। वेलकम सर। बाय बाय सर। बाय बाय अबू। बाय सर। बाय सर। हेलो सर। बाय सर। बाय सर। सर ये सब मिटा दीजिए सर। बोले हाँ बाबू, शैतान आलोक कहाँ भागा जी? आलोक, हेलो सर। हाँ बाबू, आवाज नहीं जा रहा? सर आइए सर, तेज है। अच्छा सर बहुत, सर वैदिक को भी सर्कल कर दीजिएगा। भाग गया ऐसा पहले बाबू, ठीक है ना, उसको अभी आने सर- दीजिए ना उसको। सर जिन जिन को आपने नहीं किया है सर्कल, तो आप उन्हें भी सर्कल कर दीजिएगा और उन्हें दिखाइएगा कि वो लोग बैठ के कर क्या रहे हैं।
हाँ भैया।